आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम। जी हां, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन शेक्सपियर अगर आज भारत में होते तो शायद ये कहने के लिए मजबूर हो जाते, इट्स ऑल अबाउट नेम। देश में नए दौर की राजनीति में बुलडोजर, लाउडस्पीकर, अजान की आवाज, हनुमान चालीसा पर सियासी रार है तो अब नाम पर भी तकरार है। दरअसल दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने नेम गेम या नेम चेंज प्लान शुरू किया है। खबर यह है कि दिल्ली में 40 जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार को भेजने जा रही है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि क्या मुस्लिम इलाकों के नाम बदलना एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक सियासी स्टंट है? एक बार फिर से बता देते हैं, मुस्लिम इलाकों के नाम बदलना क्या सियासी स्टंट है? आपकी राय जो भी हो, हाँ या ना, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। और जल्दी से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि इस सवाल का आधार है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मुगल और गुलामी के प्रतीक चिन्ह के रूप में आज कोई गांववासी उन नामों को स्वीकार नहीं कर रहा है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गांव के नामों को उन नामों से जाने जिन्होंने देश और समाज के लिए लड़ाई लड़ी। जिन मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए उनसे तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन हटाने के लिए वो इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन इससे एमसीडी का चुनाव दिल्ली के अंदर जीता नहीं जा सकता। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नाम परिवर्तित हो सकते हैं तो कई वर्षों से जो हमारे बुजुर्ग और सब लोग प्रयासरत थे, तो उस पे हम क्यों ना पहल करें। एक तरफा कार्रवाई तो बीजेपी कर रही है और मैं तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा हूं कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि बुलडोजर के बाद दिल्ली में भी बीजेपी के नामकरण संस्कार की गूंज तेज हो रही है। दिल्ली सरकार की मंजूरी से पहले ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज पहुंचे मोहम्मदपुर गांव और गांव की सीमा पर माधवपुरम गांव की होर्डिंग लगा दी गई। बीजेपी का कहना है, देखिए ये वो होर्डिंग है जो लगाई गई है, साथ ही बीजेपी का कहना है कि जिन 40 गांवों के नाम वो बदलवाना चाहती है, दरअसल वो गुलामी के प्रतीक है, वो नाम गुलामी के प्रतीक हैं। और केजरीवाल सरकार को मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव 4 महीने पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से केजरीवाल सरकार फाइल दबाकर बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन इस रास्ते एमसीडी चुनाव में उसे जीत नहीं मिलेगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि अजान, हनुमान और अब क्या नाम पर होगा सियासी घमासान है। तो दूसरा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हमने अभी चुनावों की बात की, तो चुनाव है क्या इसीलिए नाम में बदलाव है? नामकरण संस्कार से क्या बीजेपी को जीत मिल पाएगी? क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और बदलेगा नाम तो क्या मिटेगा मुगलिया निशान? ये अपने आप में एक सवाल, क्योंकि बीजेपी द्वारा यही बात बार बार कही जा रही है। आपको जल्दी से बता देते हैं कि एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद। राजीव तुली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ अतर नईम है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अतर नईम, ये नेम चेंज पॉलिटिक्स तो पुरानी है, आपकी पार्टी ने भी की है और अब बीजेपी भी कर रही है। हमारे समय में कोई नाम चेंज किया गया या बदला गया, वैसे तो कोई बहुत घटनाएं ऐसी नहीं है, लेकिन कहीं अगर है तो वो ये अनिवार्यता थी कि उस जगह का कुछ नवीनीकरण हुआ, उस जगह का कुछ वर्तमान में किससे जुड़ाव रहा है, किसी घृणा और नफरत के आधार पे नहीं रहा। हमने कोई ऐसा नाम चेंज नहीं किया। इनका केवल और केवल एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए एक प्रपंच है, जो ये ना पूछे कि इतने वर्ष से आप एमसीडी में काबिज हैं और आपने काम क्या किया,
मुद्दा बदल जाए तो हो सकता हाँ, है। आपने तो ठीक बात है, आपने तो एक फैमिली का महिमा मंडन किया। आप पर तो ये आरोप लगते रहे कि आपने तो एक परिवार का महिमा मंडन किया। जिस परिवार के लिए ये कहते हैं भाजपा के लोग, इसका इतिहास थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लें, देख लें। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, ये सब के सब जेल रहे हैं, कितने कितने बरस रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि ये आप जिस बात को डिफेंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अब एक नॉट प्लेस, अब आपने राजीव चौक, इंदिरा चौक, नॉट प्लेस, एक आम आदमी की नजर में कहें, आम व्यक्ति की नजर में कहें, कम से कम अपने बारे में तो मैं कह सकती हूँ, मैं किसी को बताती हूँ आउटर सर्कल, इनर सर्कल, नॉट प्लेस। कोई किसी को आप नहीं बताते राजीव चौक आ जाइएगा। सर, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट्स इन अ नेम। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, अभी आपने अतन नईम को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं हम भी बदलते थे ना, लेकिन हमने किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं किया। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। And by the way, long time no see. Good to have you. अदिति जी नमस्कार, धन्यवाद अदिति जी। बहुत समय से मैं बाहर था, तो आज मैं जुड़ा हूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जुड़ा हूं। अदिति जी, दो विषय पे मुख्यतः दिल्ली में आज चर्चा चल रही है कि कोई सर्वे चल रहा है, बुलडोजर इत्यादि चलने वाला है क्या, अवैध निर्माण कहां कहां है। तो आज हमने साउथ दिल्ली के मेयर को भी सुना और कई अधिकारियों को भी सुना, न्यूज में भी ये फ्लैश हो रहा है कि कुछ स्थानों पर जो अवैध निर्माण बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास का है, उनको लेकर के कुछ इस प्रकार के सर्वे चल रहे हैं कि क्या उनके द्वारा कोई कॉलोनी बसाई गई है अवैध रूप से, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, क्या वो उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक विषय है। आप याद करिए 3-4 दिन पहले जब जहांगीरपुरी का कांड हुआ था, उस समय यह सवाल पूछा जा रहा था बीजेपी से, और आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि ये बांग्लादेशियों को, ये रोहिंग्यान को तो बीजेपी वाले लाके बसाए हैं। आज जब वहां पर अवैध उनके निर्माणों के ऊपर उस अतिक्रमण को हटाने की बात हो रही है, तो ये आम आदमी पार्टी के लोग किस बात की प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए अदिति जी, बुरा मत मानिएगा, यहां जो सज्जन बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से, उम्रदराज है, अच्छे व्यक्ति हैं, मगर आज कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी अपने नाम के लिए तरस रही है कि हम कांग्रेस हैं। किस प्रकार से कौन आए, प्रशांत किशोर आए और हमें बचाए, प्रशांत किशोर भी नहीं आ रहा है, इसलिए उनके साथ तू मैं करने का कोई लाभ नहीं है। जहां तक 40 गांवों के नाम बदलने का विषय है, मोहम्मदपुर एक गांव है, मोहम्मदपुर के गांव के नाम को बदलने का प्रस्ताव एमसीडी ने रखा है। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है। दिल्ली सरकार अभी उस प्रस्ताव के ऊपर बैठी हुई है, आलती पालती मारकर, उन्होंने किसी प्रकार का निर्णय नहीं सुनाया है। ठीक उसी प्रकार 40 ऐसे गांव हैं जिनके पुराने नाम कुछ और थे और बाद में नाम कुछ और हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस पर एक लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक रूप से चर्चा होती है, कोई मारपिटाई नहीं हो रही है। अगर मोहम्मदपुर को माधवपुरम गांव किया गया है, पुराने नाम को लाया गया है और उस पर चर्चा हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। जब ये लोग कनॉट प्लेस को बदल करके राजीव गांधी चौक कर देते थे, जब ये लोग आगे पीछे ऊपर नीचे जहां आप देखेंगे, पीछे इंदिरा गांधी तो आगे जवाहरलाल नेहरू, दाएं में संजय गांधी, तो इस तरह आप बाकी गांधी परिवार के नाम पाएंगे। हर जगह इन्हीं का वर्चस्व है। आज अगर माधवपुरम कर रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? डॉक्टर पात्रा, आपने कहा कि इस पर चर्चा हो रही है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए ये सवाल उठ रहा है। वारिस पठान भी हमारे साथ है, वारिस पठान, डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं कि अगर चर्चा हो रही है तो उसमें तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश है। कि लोकतंत्र का तो लोग रोज कत्ल कर रहे हैं, संविधान की तो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप देखिए अदिति जी, कितनी चालाकी के साथ भाजपा पूरे देश का माइंड भटका रही है। आज सबको पता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ है वो पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दामों की है, बेरोजगारी की है। लोग सवाल कर रहे थे कि कब भाव कम होगा पेट्रोल का, डीजल का, गैस का। इन लोगों ने पूरा ध्यान भटका दिया देश का उस ओर से। युवा सवाल कर रहा था कि संबित पात्रा जी हमको जवाब का नौकरी कब मिलेगी, उसका जब आपने ध्यान भटका दिया। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या गाँवों के नाम चेंज करने से, जगहों के नाम चेंज करने से पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो जाएगा? क्या नाम चेंज करने से जो बेरोजगार युवा देश भर में घूम रहा है,
क्या उसको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो नाम चेंज करना सिर्फ एक बहाना है, देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना है। अब अगर मैं सवाल करूंगा कि बताओ पेट्रोल डीजल गैस के भाव कब कम होंगे, तो ये लोग मुझे लेके जाएंगे पीछे, जहांगीरपुरी में ये हुआ या ये हुआ। सवाल का जवाब नहीं देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोग सवाल का मेरे जवाब नहीं देंगे। आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। डॉक्टर पात्रा। देखिए, मैंने वारिस पठान जी को बड़े ध्यान से सुना। वारिस पठान जी को लगता है ये सब भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये ध्यान भटकाने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये भटक के आ क्यों जा रहे हैं? जैसे ही आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फोन किया होता कि वारिस पठान जी आपको आज डिबेट पे आना है, टॉपिक तो बताया ही होगा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये जो बुलडोजर चलेगा रोहिंग्यान के घरों के ऊपर, या बांग्लादेशियों का विषय है, या यहाँ माधवपुर गांव का नाम हो गया मोहम्मदपुर से, तो फटाफट तैयार हो गया, हाँ मैं आ रहा हूँ 5 बजे में आ रहा हूं। क्यों उस समय बोल देते अरे पेट्रोल पे नहीं हो रहा है, अच्छा रोजगार पे नहीं है, तो मैं इस डिबेट पे नहीं आऊंगा। खुद भटक के आ गए हैं। देखिए, ये ओवैसी जी दिन में 5 बार ये डिबेट ये इंटरव्यू देते हैं, दिन में 5 बार, सुबह इस चैनल में, दोपहर को इस चैनल में, उसके शाम को, उसके रात को 5 बार ये अपना इंटरव्यू देते हैं। और आप मुझे एक इंटरव्यू दिखा दीजिए जिसमें ओवैसी जी बात करते हैं पेट्रोल के रेट के बारे में, जहां रोजगारी के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम युवकों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं संविधान समाप्त हो गया, सरिया कानून कैसे आएगा, हिजाब का क्या हो गया, उनके विषय तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनके सारे विषय तो यही सब है। आपके सारे विषय वो है, हम उसका उत्तर दे तो आपको गड़बड़ी हो जाए। और एक बात अब मैं अंत कर रहा हूं आदित्य जी, इस देश में बाबर रोड और औरंगजेब रोड की क्या आवश्यकता है? आप बताइए, 75 वर्षों तक इस देश में बाबर रोड, अभी भी एक बाबर लेन है, बाबर रोड तो हटा, मगर बाबर लेन, औरंगजेब रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड हमने किया, उस पर भी इन लोगों को आपत्ति थी, बाद में मानना पड़ा। क्यों? मैं पूछ रहा हूं, ये बाबर या औरंगजेब कौन है? क्यों इनकी महिमा मंडन किया जाए? ठीक है, वारिस पठान ये कह रहे हैं कि ऐसे देना चाहता हूं। जी रिप्लाई दीजिए। 2 बातें उन्होंने उठाई हैं। उन्होंने कहा ओवैसी साहब जब इंटरव्यू देते तब उन्हें महंगाई, पेट्रोल, डीजल याद नहीं रहता। नहीं, इन्होंने कहा कि आज वारिस पठान को पता था कि ये टॉपिक है, तो फिर क्यों आए, ध्यान भटकाना नहीं था। तो मैं बताना चाहूं, मैं संविधान को मानता हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया है कि यहां बैठकर आपको देश के सामने एक्सपोज करूंगा, आपकी चालबाजी को पूरे देश के सामने एक्सपोज करूंगा, बताऊंगा लोगों को टीवी के माध्यम से कि देखिए किस तरह से भाजपा ने वोट तो आपका ले लिया, मगर आपको किस दलदल में घुसा दिया, ये एक्सपोज करूंगा यहां बैठ के। मैं बताऊंगा लोगों के, भाइयों बहनों, मेरे देश के नागरिकों, आप पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने आसमान छू रहे, तब भी क्या आप मोदी करेंगे? क्या मोदी को वोट देके आपको कुछ फायदा हुआ? मैं सवाल करूंगा उस युवा से यहां पर बैठकर कि मेरे नौजवान युवा, बताओ क्या आपको रोजगार मिला? क्या मोदी ने कहा था इलेक्शन के वक्त में अगर जीत के आ गया 70 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या रोजगार मिला? नहीं मिला ना। मैं यहाँ बैठ के एक्सपोज करूंगा। वारिस पठान, ये वाद विवाद का मंच है, सुनिए अदिति जी, सर मैं आपको सुन रही हूँ, मेरा सवाल वापस दोहरा रही हूँ क्योंकि ये एक डिबेट है। उन्होंने कहा ओवैसी साहब जब आते हैं तब इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते। उनका सवाल ये है, आपकी पार्टी आज इस डिस्कशन में आकर इस मुद्दे को उठाने की बात कर रही है, आप उठाते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जब आते तब आपकी पार्टी का एजेंडा ये नहीं होता। ये सवाल है उनका। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, कितना झूठ बोलेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं? पेट्रोल डीजल गैस की बात कौन कर रहा है? हवा में से आके परिंदे बात कर रहे हैं। मैं पेट्रोल डीजल गैस की बात करता हूं। ओवैसी साहब ने हमेशा से मुद्दा उठाया बढ़ती हुई कीमत का, बेरोजगारी का, इनके जुल्मों का, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय इन्होंने किया है उसके खिलाफ एग्जैक्टली यही पॉइंट था, एग्जैक्टली यही पॉइंट कह रहे थे वो। अब आप आगे मुसलमानों पर, उन्होंने यही कहा था। सुनिए ना, ये कथा कथित सेक्युलर पार्टियां तो खामोश बैठी है, मुसलमानों के खिलाफ तो वॉर, जंग छेड़ दिया है भाजपा और आरएसएस ने। आप नहीं देख रहे? हिजाब से शुरू किया, हलाल मीट पे आ गया, लाउड स्पीकर पे आ गया, जहांगीरपुरी में आ गया, बिना नोटिस दिए उड़ा दिए मकान, मस्जिद के बाहर जो दुकान थी उसको उड़ा दिया। हाँ, उसमें हमारे गुप्ता जी का बेचारे का एक चला गया, मुझे बड़ा अफसोस है गुप्ता जी की हमारी दुकान चले गई, मगर संविधान की धज्जियां उड़ी। आज खरगोन में क्या कर दिया उन्होंने? खरगोन का तो पता ही होगा, संबित पात्रा तो विद्वान आदमी। जवाब लीजिए डॉक्टर पात्रा। तो हाथ ही नहीं है डॉक्टर पात्रा, तो हाथ ही नहीं है, पत्थर कहां से फेंकेगा? लेकिन कुल मिलाकर वारिस पठान, महंगाई बेरोजगारी से लड़ाई आ जाती है मुसलमान की लड़ाई पर। नहीं, कुल मिलाकर महंगाई बेरोजगारी से लड़ाई आ जाती है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की लड़ाई पर।
आप पर भी ये आरोप लगता है, लेकिन डॉक्टर पात्रा जो उन्होंने आप पर आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए। जवाब तो रोजगार कब मिलेगा? वापस मंच मैं जवाब कर रहा हूं। हाँ, मेरे वापस देश का मंच युवा नहीं, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर पात्रा, उसके बाद वारिस पठान, प्लीज। डॉक्टर पात्रा, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा जवाब देश लीजिए का प्लीज, युवा प्लीज। वारिस पठान, जवाब लीजिए। रोजगार कब मिलेगा? आराम से रुकिए। देखिए, पहली बात तो है आदित्य जी, मुझे लगता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने आतंक फैलाया, जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर या हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने वालों के ऊपर या रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, मैं तो उन्हें आतंकी और उपद्रवी कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा कि वो मुसलमान थे? क्योंकि उपद्रवी और आतंकियों का धर्म कहां होता है? ये तो खुद ही कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, वो आतंकवादी है, वो मुस्लिम नहीं है। तो मैं भी यही मानता हूं। कुछ बातें तो हम एक दूसरे के मानते हैं ना। नहीं, जहांगीरपुरी में जो तोड़ा उसमें आतंकवादी थे। जिन लोगों ने, जिन उपद्रवियों ने और जिन आतंकियों ने, डिबेट के बीच में तो पत्थरबाजी नहीं करते। जब आप बोल रहे थे सर, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी बस। जी डॉक्टर पात्रा, बात पूरी करें। देखिए अदिति जी, कुछ बातें ध्यान से हमको याद रखना है। अगर हनुमान जी की शोभा यात्रा पर कोई पत्थरबाजी करता है तो वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, वो आतंकी होता है। मैं उसका धर्म नहीं देखने वाला, हम उसका धर्म नहीं देखते हैं, मगर हाँ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो बांग्लादेशी या रोहिंग्यान है तो बिल्कुल उसे अधिकार नहीं है कि वो अवैध रूप से हमारे देश के अंदर आके एक कॉलोनी बसा ले। बिल्कुल उसे अधिकार नहीं है कि हमारे लोगों के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करे। बिल्कुल उसे अधिकार नहीं है कि हमारे लोगों के रोजगार के साथ वो खिलवाड़ करे। तो अगर उसके अवैध कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर चलाने की सर्वे की जाती है रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों के, तो यहां वारिस पठान या ओवैसी जी को परेशानी क्यों होती है? यहां आम आदमी पार्टी या कांग्रेसी को परेशानी क्यों होती है? मेरा सवाल यह है। और दूसरी बात है, देखिए, कौन कहता है कि ये अकेले सेक्युलर है और हम सेक्युलर नहीं है? आप पूछिए वारिस पठान जी से। बेचारे वारिस पठान जी के मुंह से गलती से एक बार गणपति बप्पा मोरिया निकल गया था, शाम तक इनको माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने हाथ जोड़ करके कान पकड़ के माफी मांगा कि ये गलती से हो गया, गणपति बप्पा मोरिया, आगे से नहीं होगा। आप बताइए, मैं ज्यादा सेक्युलर हूं या ये ज्यादा सेक्युलर है? अरे हम तो इतने वर्षों तक इफ्तार पार्टी मनाते रहे, अभी भी इफ्तार चल रहा है। अच्छा, आप गणपति बप्पा मोरिया बोल दे। संबित पात्रा साहब को बोलने का मौका दे रही थी, खामोशी से सुन रही थी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी जरा सर, आपको भी मैंने उतना ही मौका दिया, चिंता न करें, मैं आपको भी खामोशी से सुनूंगी, चिंता मत करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। संबित पात्रा साहब ने कहा कि हमने पत्थरबाजों के घरों को तोड़ दिया क्योंकि वो आतंकवादी थे। जहांगीरपुरी में क्या जितने लोग रहते हैं सबके सब आतंकवादी थे जिनके घर को आपने तोड़ दिया बिना नोटिस दिए? वो गुप्ता जी जिसकी दुकान को आपने तोड़ दिया, क्या वो बेचारा गुप्ता जी भी आतंकवादी था आपकी नजरों के अंदर, जिसके दुकान को आपने तोड़ दिया बिना नोटिस दिए? खरगोन के अंदर आपने एक बिना हाथ का जो इंसान जिसकी एक छोटी सी दुकान थी उसको पत्थरबाज बना के उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया, क्या वो भी आतंकवादी था? अरे आपके भाजपा के दिल्ली के नेता ने लेटर लिखा कि जो लोग इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनके घरों को तोड़ दिया जाए। तो क्या पूरा जहांगीरपुरी के जो आपने 80% से ज्यादा मुसलमानों के घरों को तोड़ा, क्या सब ये आतंकवादी है? तो किस तरह का तर्क आप रखना चाहते हो? अब आपने डिसाइड भी कर लिया कि देश का सारा मुसलमान आतंकवादी है। कितनी नफरत आप फैलाओगे? कहां देश को लेकर जाना चाहोगे आप? और देश का ये जो है, ये बाहर क्या मैटर न्यूज जा रहा है, आपको पता भी है संबित पात्रा जी? आपको मैंने सवाल किया कि बताओ, ये सवाल देश का युवा कर रहा है वारिस पठान के साथ मिलके कि हमको रोजगार कब मिलेगा? 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कब मिलेगा रोजगार? 15 लाख रुपया अकाउंट में लाने की बात की थी, कब आएगा 15 लाख रुपया अकाउंट में? उसकी जगह पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव आसमान को छू रहे हैं, कब नीचे आएंगे ये पेट्रोल डीजल गैस के भाव? इन सवालों के जवाब देश की ओर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं है। मैं सवाल करता हूं तो आप जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों की तरफ, आतंकवादियों की तरफ चले जाते। नहीं, साहब बोलो ना कि हमारे पास जवाब नहीं है, हम हार चुके हैं, हमने इलेक्शन के पहले झूठे दावे, झूठे वादे किए थे, हमारी हर बात जुमला है वारिस भाई, हम लोग झूठे। कबूल करके चले जाइए, कबूल करके चले जाइए बस। वारिस पठान प्लीज सर, वो कह रहे मैं जवाब दे रहा हूं, आप एज्यूम मत कीजिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर पात्रा जवाब। मैंने सुना, बड़े ध्यान से वारिस पठान जी को सुना, बड़े ध्यान से सुना, वो भी 10 सेकंड मुझे सुन ले। नंबर 1, मैं जहांगीरपुरी की तो बात ही नहीं कर रहा था।
मैं उत्तर प्रदेश में बात कर रहा था। जिन लोगों ने पत्थरबाजी इत्यादि की थी, योगी जी की सरकार ने उस पर एक्शन लिया। जहांगीरपुरी में तो अवैध मकान के कारण से जिनका अतिक्रमण हुआ था उस पर गाड़ी चली है और ये पूरा विषय कानून का विषय है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। मैं तो निवेदन करूंगा, आप युवाओं के हाथ में कंप्यूटर पकड़ाओ, आप युवाओं के हाथ से, अपने युवाओं के हाथ से पत्थर पिकवाओ। जिस दिन पत्थर फेंक के आपका युवा, जो युवा पत्थर फेंक रहा है, चाहे वो जहांगीरपुरी का युवा हो, चाहे वो खारगोन का युवा हो, मतलब आपका युवा हो, अगर वो कंप्यूटर पढ़ लेगा, आप सोच के देखिए, नौकरी तो रखी हुई है, बैंक लोन भी देगी, एमएसएमई में भी जा सकता है, जो कि हमारी सरकार कर रही है, बहुत बड़े तादाद में कर रही है। पहले आप पत्थर तो हटवाओ। 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएंगे? 15 लाख पत्थर आपने अकाउंट के अंदर जमा करके रखे हुए हैं। पहले ये 15 लाख पत्थर तो हटा, हर चीजें पत्थर इकट्ठा करते हैं। आप बताइए, कोई भी रैली निकलने से पहले, कोई भी शोभा यात्रा निकलने से पहले आपके कॉलोनी के युवा तो पत्थर इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैं धर्म नहीं देख रहा हूं, जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं उनको पत्थर इकट्ठा करने से मना करिए। और अंत में इतना ही कहूंगा, देखिए ये सब अपील आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया था, बेरोजगारी, नौकरी, ओवैसी जी नौकरी देंगे, क्या हुआ? कितने सीटों पे आपकी जीत हुई, कितनी सीटों पे हमारी जीत हुई? उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में आपका क्या हुआ? अन्य राज्यों में आपका क्या? आप बता दीजिए, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी। वारिस पठान 20 सेकेंड्स, उसके बाद मुझे रीना जी को फ्लो देना है, प्लीज। देखिए, अभी इन्होंने सब कुछ कहा कि मैंने तो उत्तर प्रदेश की बात करी, मैंने तो दिल्ली की बात भी नहीं करी, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में इन्होंने युवाओं को नौकरी देने की जगह क्या किया है, पता है आदित्य जी? इन्होंने युवाओं तो छोड़ो, बच्चों को कलम देने की जगह उनके हाथों में तलवार, डंडे, बेसबॉल के बैट दे दिए और कहा बेटा चला जा, इलीगल शोभा यात्रा में निकल जा, मुसलमानों की मस्जिद के बाद खड़ा हो, प्रोवोकेशन स्पीच दे, हेट स्पीच दे, मस्जिद के ऊपर चला जा, झंडा लहरा और फिर उतर जा और फिर राइट होगा। बेटा तुझे पे तो कुछ नहीं होगा, बाकी मुसलमानों पे एनएसए लगा के उनको जेल में डाल देंगे। इन्होंने तो युवाओं को यह बना दिया है, इन्होंने युवाओं को रेडिकलाइज करके हाथ में तलवार, बंदूक, पिस्तौल थमा दिए हैं। आज हरियाणा के आप पिक्चर देखिए क्या दिखा रहा है, एक युवा बंदूक लेके किस तरह ओपन घूम रहा है, बता रहा है अपने आप को गौ रक्षक। एक बुजुर्ग को सिर्फ ये शक के ऊपर कि ये मटन मीट बेच रहा है, उसको उठा के मारा जा रहा है। अरे देश के अंदर कायदा कानून कब चलेगा? संविधान को मानोगे भी कि नहीं? जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बन के बैठे, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में कानून नहीं है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। शुरुआत में आप ही ने कहा ये लोकतंत्र है। एक सेकंड सर, नहीं, गलत बयान नहीं। इस देश में कोर्ट, कचहरी, अदालतें सब बैठी हैं और आप यहाँ पर बातें। वारिस पठान, मैंने बार बार एक ही सवाल पूछा है, चाहे वो आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, आप भी मेरे साथ डिस्कशंस में आए हैं, आप गए अदालतों में, आपने कहा कि ये गलत है, आपने इतने सारे आरोप लगाए, इन आरोपों को लेकर आप गए हैं कचहरी में इनके खिलाफ? जिस वायलेंस की बात आप कर रहे हैं, जिस रेडिकलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, उसे लेकर गए हैं आप कोर्ट कचहरी में? सर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं सर। रीना जी को मुझे लेना है। अब रीना जी, बीजेपी 40 गांवों के नाम बदलने के प्रपोजल की बात कर रही है, वो कह रही है एक गांव को लेकर, मोहम्मदपुर गांव को लेकर तो आपको प्रपोजल भेजा गया था आपकी सरकार को, और आपकी सरकार बैठी रही उस पर। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी रात दिन सिर्फ ये ढूंढती है कि किस तरह से हमारे पूरे देश का जो है ध्यान को बरगलाया जाए, कैसे आप असली मुद्दों से लेकर लोगों को किसी और मुद्दों पे भटकाएं। अगर वहां के गांव के नाम बदलने से वहां की नालियां सही हो जाएंगी, वहां की सड़कें जो इनके भाजपा के पार्षदों ने पैसे खा खा के बर्बाद करी हुई हैं वो सही हो जाएंगी, तो उन गांव की तो छोड़िए, आप जहां चाहें, जिसका चाहें उसका नाम बदल दीजिए। लेकिन आप देखिए 25 साल से जहां गुजरात में जहां इनका शासन चल रहा है, गुजरात मॉडल जिसको ये पूरे देश में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए तो इनको चादर से, पर्दे से लोगों को, झुग्गियों को ढकना पड़ा, टूटी फूटी सड़कों को इनको छुपाना पड़ा, क्योंकि 25 साल से वहां भी इन्होंने यही किया है। सिर्फ इधर उधर की ऊल जुलूल बातें करो आप, लेकिन अगर कुछ काम किया होता आपको तो वहां आपको क्यों चादर से ढकना पड़ता, क्यों वहां पर्दे लगवाने पड़ते? दिल्ली में हमारा रात दिन ये फोकस रहता है कि कैसे हम दिल्ली के स्कूल अच्छे बनाएं, दिल्ली के अस्पताल अच्छे बनाएं, दिल्ली में रोजगार दें, दिल्ली की सड़कें सही करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी का रात दिन सिर्फ इसी में फोकस रहता है कि
कि कैसे कहीं पे दंगे करवाए जाएं, कैसे आप किसी तरह से आप जवाब लीजिए, बीजेपी से जवाब लीजिए, बीजेपी से जवाब लीजिए, ध्यान हटाने से पहले अदिति जी इस समय पूरे देश के सामने, ठीक है मैम, ये बात अभी वारिस पठान कह रहे थे, अभी आप एक और पॉइंट बोलने दीजिए। बिजली की समस्या चल रही है, पूरा देश जो है अंधकार में डूबने जा रहा है, बिजली की कटौती चल रही है क्योंकि कोयला केंद्र सरकार ने मैनेज नहीं किया। ठीक है मैम, अब जवाब लीजिए उनसे। कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था कि कोयले की, मैम जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए मैम, आप मैम जवाब तो ले लीजिए प्लीज, मैम जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। अच्छा मैं आपसे ये भी पूछूंगी, मैम आपने एक तो ये नहीं बताया जो 40 गांव के नाम बदलने की बात ये कर रहे हैं उस पर आपका स्टैंड क्या है। दूसरा आपने मुझे ये बताया, आपने अभी ये कहा कि ये गांव के नाम बदले मुद्दों से भटका रहे हैं। पार्कों के नाम तो आपकी सरकार ने भी बदले ना मैम, पार्क्स के नाम तो आपने भी बदले, आप भी अपनी मंशा मुझे बताइएगा, लेकिन आपने जो पॉलिटिकल क्वेश्चन, मैम प्लीज आप जवाब लीजिए उस पर, मैं जवाब लीजिए मैम, जवाब ले लीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन के वक्तव्यों को सुना। स्वाभाविक है, जहां तक नाम बदलने का सवाल है, ये अगर मोहम्मदपुर गांव के नाम को माधवपुरम रख देंगे तो अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन नाराज हो जाएंगे, और अमानतुल्लाह खान के पास आम आदमी पार्टी का लगभग 25 से 30% शेयर है। आप बताइए, जो 25 से 30% का शेयर होल्डर हो आम आदमी पार्टी का, क्या उस अमानतुल्लाह खान को नाराज कर सकते हैं? 10-12% का शेयर होल्डिंग तो अभी भी ताहिर हुसैन के पास है। वही ताहिर हुसैन जो अपने छत के ऊपर जिस प्रकार से पेट्रोल बॉम्ब इत्यादि सजा के रखा हुआ था और जिसके कारण दिल्ली के दंगे भड़के और कई लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा, उसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का ही सदस्य। अरे मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ, आप लोग बीच में भड़क के क्यों बोलना? जवाब ले लीजिए मैम। रीना जी, आप लोग बीच में पत्थरबाजी क्यों शुरू करते हैं? ये बीच में नहीं, बीच में क्यों शुरू करते हैं? देश के सामने नहीं, आप बैठिए ना, एंकर है ना। नहीं, रुकिए। ये ताहिर हुसैन असली मुद्दा नहीं है। 50 से 51 लोगों की जान चली गई दिल्ली दंगों में, और ताहिर हुसैन आपका पार्षद था, उसके घरों से बम निकले, ये मुद्दा ही नहीं है। अमानतुल्लाह खान जिस प्रकार की हेट स्पीच दे रहा है, जो वो हिंदुओं के लिए कह रहा है, वो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है, और इसी कारण से आप इन विषयों से भागते हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाना है। दूसरा, आपने कहा कि झुग्गियों से गुजरात की सरकार ने झुग्गियों को ढक दिया जब बोरिस जॉनसन गए थे। तो नहीं, आज आप बताइए, क्या आपने दिल्ली को झुग्गी मुक्त कर दिया है? क्या झुग्गी, आप जिस प्रकार बोल रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में झुग्गी नहीं है, क्या दिल्ली में झुग्गी नहीं है? क्या आपने सबको पक्का घर बना के दे दिया? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि 3 साल के अंदर झुग्गियों की जगह जहां आपकी झुग्गी है वहां पक्का घर बना के दूंगा। आप मुझे दिखा दीजिए, आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां झुग्गी पक्का घर बन गया। रीना जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका काउंटर आप ले लीजिए। वारिस पठान। देखिए, मैंने मेरे लाख सवाल कर लिए, मगर संबित पात्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का कब नीचे आएगा, या इनके पास कोई जवाब नहीं है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बस इनके पास एक ही है, पत्थरबाज। संबित पात्रा साहब, देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार दीजिए। आपने युवाओं के हाथ से कंप्यूटर छीन लिया, आपने बच्चों के हाथ से कलम पेन छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, और उनके हाथ में आपने क्या दे दिया? तलवार डंडे दे दिया। जा बेटा प्रोवोकेशन कर, रेडिकलाइज करके आपने किसका भला कर दिया? किसी का नहीं। और मैं तो बोल रहा हूं ना कि आज भी ये भाजपा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डंडा किया है। उत्तराखंड के अंदर हेट स्पीच के ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये तो आपको बराबर डंडा मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यही हेट स्पीच की वजह से हमारा देश का वातावरण खराब होता जा रहा था। जब नरसिंह जैसे लोग कह रहे थे खुलेआम जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, जब कालीचरण जैसा दरिंदा कह रहा था, महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द यूज किया, गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहा था, जब बजरंग मुनि जैसा इंसान पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आके बोल रहा था कि हम मुसलमान की औरतों को किडनैप करके लाएंगे, उनका बलात्कार करेंगे, और मोदी जी खामोश बैठे रहे, अमित शाह खामोश बैठे रहे, एक अल्फाज नहीं निकाला, एक ट्वीट नहीं किया कंडेमनेशन का। अगर कोई ट्वीट या कंडेम करते तो शायद ऐसा नहीं होता देश में, जिसकी वजह से आज देश इस नफरत की राह पे चल गया और देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की आप बात करें, डॉक्टर पात्रा मैं दे रही हूं आपको मंच। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात हो रही है, कौन जाकर मुसलमानों से कहता था कि नेता चुनो?
दलितों के पास सीएम है, में कोई बुराई है? ठाकुरों के पास सीएम है, यादवों के पास सीएम है, ये सब बातें कौन कर रहा था सर? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की है, किसने जाकर कहा कि मुसलमान तब तक दरीही बिछाता रहेगा? आप कह रहे हैं कि वो आप उन्हें कहते हैं वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू डू आल्सो। तो वही आरोप आप पर भी लगाती है बीजेपी। डॉक्टर पात्रा का जवाब। अरे हम तो चाह रहे थे जवाब लीजिए प्लीज। वो एक काउंटर क्वेश्चन है जिस पर आपको जवाब देना चाहिए। हम भी नेता सर, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। आप पहले उनका जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा का प्लीज। मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी प्लीज डॉक्टर पात्रा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत दुख भी हुआ। अदिति जी, 2 बार वारिस पठान जी ने एक ही बात को रिपीट किया और वो विषय था कि आप अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदुओं की युवा कलम नहीं पकड़ते हैं, उनके हाथ में तलवार दिया गया है, वो जाके प्रोवोक करने का काम करते हैं। अदिति जी, पूरे विश्व में देख लीजिए रेडिकलाइज किस कम्युनिटी के लोग होते हैं। हिंदू कभी रेडिकलाइज हुआ है? कौन से देश में हिंदू ने जाके बम फोड़ दिया है? किस देश में आपने सुना है कि हिंदुस्तान के लोग ने या हिंदू ने जाके किसी प्लेन को हाईजैक करके किसी टावर के अंदर घुसा दिया है? कौन से देश में आपने सुना है कि किसी हिंदू ने अल्लाहू अकबर बोल के या जय श्री राम बोल करके उसने किसी के ऊपर आत्मघाती हमला किया है? मुझे एक भी उदाहरण हो तो ऐसा दीजिए जिसमें जय श्री राम बोल करके किसी हिंदू ने आत्मघाती हमला किया। यह हंसने का विषय नहीं है। आपने बहुत बड़े आसानी से, बहुत इजीली आपने कह दिया और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है कि हिंदू रेडिकलाइज्ड है, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करता है। देखिए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अगर डायग्नोसिस से दूर भागते रहेंगे तो कैंसर फैलता रहेगा और कैंसर का ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाएगा। कौन रेडिकलाइज है और कौन रेडिकलाइज करता है? आईएस के पकड़े गए लोगों को कौन लीगल सपोर्ट तक देता है? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार के नारे कौन लगाता है? हर घर से कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु की महिमा मंडन, आतंकवादियों का महिमा मंडन कौन करता है? याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुस्लिम था, बजाय इसके कि उसने 300 लोगों को मारा, मौत के कारण बना, वो आतंकवादी था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी दी थी। इन लोगों ने जाके रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया क्योंकि याकूब मेमन एक मुस्लिम था और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर पात्रा। सवाल उठता है, एक सेकंड वारिस पठान प्लीज। सवाल उठता है जब आप 40 गांव के नाम बदलने के प्रपोजल की बात करते हैं। एक सेकंड में वारिस पठान आपको वापस फ्लो दूंगी और उसमें नाम होते हैं हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मस्जिद मोट, बेर सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, ये तो मैं कुछ नाम हौज खास, मतलब जब ऐसे नाम होते हैं तो सवाल उठते हैं नामों में और तब ये आरोप लगते हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं। एक सेकंड वारिस पठान, पहले वारिस पठान, उसके बाद डॉक्टर पात्रा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं वापस शहीद हुए हैं, जाने गंवाई है। क्या मुझसे सवाल किया, मैं बोलूं? हाँ, आप ही को मंच दिया है मैंने सर, बोलिए। देखिए अदिति जी, नाम में क्या बुराई? अगर ये नाम रखा है तो आपको मुसलमान नाम से इतना चिढ़ क्यों? यही सब नाम थे जिन्होंने हमारी देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया, देश को आजाद कराया, शहीद हुए देश की आजादी के लिए। और आज हम यहाँ पे फखर से रह रहे हैं जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा कर। जब ये कहा थे, आरएसएस वाले तो थे भी नहीं, आरएसएस वाले तो ब्रिटिशरों के बुट लिकिंग कर रहे थे, तो चमचागिरी कर रहे थे ब्रिटिशरों की। और आज ये आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए राष्ट्रवाद। आज ये हम लोग सिखा रहे हैं हमारे को, ये हमको सिखा रहे नेशनलिज्म का पार्ट बने। बोल दे संबित पात्रा कि हमने, हमारे लोगों ने जान नहीं गंवाई देश की आजादी के लिए। अरे आजादी के लिए जाने गई है। आरएसएस ने तो हमारे तिरंगे का अपमान किया था। 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे तिरंगे को नहीं लहराया था संबित पात्रा जी। और आप मानते हो सावरकर की, गोवलकर की संविधान को? मैं मानता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को। जो संविधान मुझे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी सिखाता, उसकी बात करता हूं। सेकुलरिज्म जो बताता है, मैं उसकी बात करता हूं। आप नफरत फैलाइए, आप नफरत के कारखाने को पूरे देश के अंदर फैला दीजिए, मगर देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है आपकी चालबाजी को। ये नफरत का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आप लाठी डंडा तलवार लेकर निकल जाइए, हम संविधान लेकर खड़े। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रखेंगे, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है कि हम भी जाए पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। जवाब ले लीजिए। आपने शुरुआत की थी कि इस देश में कानून का शासन है और करीब 25 मिनट बाद अब आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान फॉलो करेंगे। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा।
देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये डिबेट चल रहा था और वारिस पठान कह रहे थे, बगल में औरंगजेब रोड दिखाया जा रहा था और वारिस पठान कह रहे थे ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान दिया, ये वो लोग हैं जिनके कारण हिंदुस्तान बना, इनके नामों को कैसे बदला जा सकता है? बताइए, वो औरंगजेब जिसने कहर बरपाया हिंदुस्तान के ऊपर, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान को गुलाम करने की चेष्टा की, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की चेष्टा की, वो बाबर और वो औरंगजेब जिन्होंने अनगिनत हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, आज वो औरंगजेब इस देश का अन्नदाता बन गया है। इनके लिए औरंगजेब और बाबर बड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे थे कि हमारे लोगों ने खून दिया। बिल्कुल दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने खून दिया, मगर ओवैसी जी तो रजाकार परिवार के तो ये वही रजाकार परिवार है जिसने हजारों लोगों का खून बहाया, हजारों लोगों का खून बहाया। मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। रजाकार क्या है, रजाकार परिवार क्या है, ये आप में से कोई भी गूगल करके पढ़ सकता है। सितंबर के महीने में हैदराबाद लिबरेशन डे में कौन यहां पर काले झंडा फहराता है, इसको भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। किसका परिवार चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बने और हिंदुस्तान का हिस्सा ना बने, यह भी आप पढ़ सकते हैं। प्लीज आप पढ़िए, ओवैसी, रजाकार और किस प्रकार से हैदराबाद लिबरेशन ये लोग नहीं चाहते, हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ चाहते थे, ये सब आप पढ़िए। और अंतिम बात, आपने कहा जनता जवाब देगी, जनता जवाब तो दे ही रही है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों में हम जीत कर आए हैं। आपका तो कुछ नहीं हुआ। आप तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीएम बनाना चाहते थे। नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीएम बनाना चाहते थे ना? आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीएम बने। आप दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करना चाहते हैं। जनता जनार्दन तय करेगी, जनता जनार्दन तय करेगी। आप एमसीडी का चुनाव केजरीवाल जी के साथ लड़ना चाहते हैं, लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं। वारिस पठान, इस देश में मुसलमान राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो ये डिबेट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इस देश में मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एक सेक्युलर कंट्री पाकिस्तान नहीं है सर। अरे देश ये पाकिस्तान नहीं है। आप मतलब जिस तरह की बात पर यहाँ बहस हो रही है, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिन राइट्स को गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन करता है, आप उसमें आकर कह रहे हैं कि हाँ एक दिन उसी का तो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं दूंगी आपको फ्लो प्लीज। कत्ल कर रहे हैं लोग। आदित्य जी सुनिए, संबित पात्रा कितना झूठ पे झूठ बोलते गए, औरंगजेब का लेके आ गए। अरे मैं बोलना चाहूंगा, संबित पात्रा, झूठ बोलने से आपके दर्जात बुलंद होंगे, मगर फिर भी राज्यसभा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। मगर जनता के सामने आप पूरी तरह एक्सपोज हो गए। आपका पूरा झूठ जनता के सामने, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। वारिस पठान ने 4 मरतबा आपसे सवाल किया, अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। 4 मरतबा वारिस पठान ने आपसे सवाल किया, वो लड़ते रहेंगे। बेरोजगारी पे आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। आपकी सरकारें हर राज्य में फेल हो चुकी है। मोदी, अमित शाह फेल हो चुके हैं। देश में महंगाई दर, चलिए हम तो फेल हो गए। जल्दी से ओवैसी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, बना दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से ओवैसी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, हम तो फेल हो गए। सब तरफ मेरे देश का नागरिक नफरत नहीं चाहता, सेकुलरिज्म। अरे इंशाल्लाह कोई दिन आएगा, आप हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बना। कौन सी बड़ी बात है? अरे हम तो सब मिलकर ना, संविधान में इक्वालिटी है और शरिया कानून भी होगा देश में, वहां का देश का प्रधानमंत्री। और वो दिन भी आएगा जब शरिया कानून भी होगा। तो संविधान को नहीं, वो दिन भी होगा जब शरिया कानून भी होगा। बोलना गलत है। नहीं, आप शरिया कानून चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बता दीजिए। संविधान की आप बोलिए कि मैं शरिया कानून नहीं चाहता, बता दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए कि आप शरिया कानून नहीं चाहते हैं, आप बता तो दीजिए एक बार। ऐसा कैसा चलेगा? नहीं, मैं बहुत सम्मान से पूछ रहा हूँ। आप एक बार बता दीजिए। आपने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे देखेंगे कि इस देश की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में होगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप कहें देश की हुकूमत की बागडोर मुसलमानों के हाथों में होगी, उस समय संविधान होगा या शरिया कानून होगा? संविधान होगा या शरिया कानून होगा? संविधान होगा या शरिया कानून होगा? ये बता दीजिए। हर इंसान इक्वल है, तो देश का नागरिक प्रेसिडेंट भी बन सकता है, फिर चाहे मुसलमान। तो शरिया नहीं होगा ना, कोई ईसाई हो, तो शरिया का दिन कभी नहीं आएगा ना। प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। आपने शरिया का इनकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बन सकते हैं। संविधान में
संविधान में प्रावधान है, जिस संविधान को आप नहीं मानते। गोवलकर के संविधान में नहीं है, सावरकर के संविधान में नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में है। इक्वालिटी संविधान नहीं लिखा है, इक्वालिटी को संविधान को नहीं साइड कर सकते। कौन कह रहा है नहीं हो सकता वारिस पठान? आप तो मानते ही नहीं संविधान को। पढ़िए, मैं चाहूंगा संबित पात्र रोज एक मरतबा संविधान पढ़ने के बाद डिबेट में आए। आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? हामिद अंसारी को भूल गए आप? मैं साबित ये करना चाहता हूं कि आप संविधान का कत्ल कर रहे हो। भूल गए? मैं साबित करना चाह रहा हूं डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हो। मैं साबित करना चाहता हूं कि आप टीवी डिबेट में बैठ के लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हो। आप इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कत्ल कर रहे हो। मैं ये साबित करना चाह रहा हूं, मैं साबित करने में कामयाब हो चुका हूं कि आप और संबित पात्रा दोनों मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हो। मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, आप शरीयत की बात कर रहे हैं, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, मैं बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी बात कर रहा हूं। कितने मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया, वो भी जाकर आप रिव्यू कर लीजिएगा। लेकिन सर, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, बेरोजगारी है या नहीं है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अब आप एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करते हैं, एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करते हैं। कभी कहते हैं कि एक मुस्लिम सीएम होगा, मुस्लिम पीएम होगा। सर, ये कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? ये डिबेट हो क्यों रही है? इंशाअल्लाह। Who can stop? क्यों नहीं होगा? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है सर। जिस दिन इस देश की जनता को लगेगा कि उसे किसी मुसलमान चेहरे को चुनना है, वो चुनेगी, आपसे पूछकर नहीं चुनेगी। हमारा सिख उसे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। बन सकता है। हाँ, ये उन लोगों को जाकर चिल्लाना पड़ता है कि मुसलमानों अपना सीएम चुन लो, यादव चुनते हैं, दलित चुनते हैं, पिछड़े चुनते हैं। ये उन्हें सुनाना पड़ता है जिनकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन है। प्लीज डॉक्टर पात्रा, उसके बाद रीना जी। बन सकता है तो मुसलमान भी बन सकता है। सर, ये आपको कहना क्यों पड़ रहा है? भाई बन सकता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है सर। क्या कमी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। आप बार-बार इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? आप एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस देश की जनता से कहना चाहते हैं कि मुस्लिम्स के राइट्स के साथ ज्यादती हो रही है, छीने जा रहे हैं। सभी नैरेटिव बंद कर दीजिए, ये नैरेटिव बंद कर दीजिए। और अगर आपको राइट्स की इतनी चिंता है और जो आरोप आप लगाते हैं और वैसे ही साफ लगाते हैं, तो अदालतों में जाइए, अदालतों में जाइए आप फिर डॉक्टर पात्रा। अरे हम तो जा ही रहे अदालत में, तो अदालत में हाँ, सुन लीजिए, आप गए सबरीमाला में सबने देखा, इन्होंने देखा है, मैंने खुद इंटरव्यू किया था ओवैसी साहब का, उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं अदालत में। उन्होंने खुद ये कहा था मैं क्यों जाऊं अदालत में। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्लिप आपको भेज दूंगी, आपको क्लिप भेज दूंगी। डॉक्टर पात्रा का जवाब, डॉक्टर पात्रा का जवाब, मस्जिद के बाहर जो दुकानें थी उसको भी तोड़ दिया। स्टेटस को नहीं माना, स्टेटस को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को नहीं माना, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया। नहीं, वारिस पठान जवाब दिया। डॉक्टर पात्रा नहीं मानते। आदित्य जी, मुझे लगता है मुझे शॉर्ट में ही अपने विषय को रखूंगा। राजीव तुली जी को भी मैंने देखा, अभी फ्रेम में वो भी है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं सर, बहुत लोग हैं विषय को रखता है कि अभी एक बार फिर से देखिए आप, हाँ, आप दोनों ही देखिए, बहुत लोग, रीना जी भी हैं और दूसरे गेस्ट भी हैं। आप बात पूरी करें डॉक्टर पात्रा। मैंने अभी राजीव तुली जी को भी देखा, उनकी भी, वो एक बार भी नहीं आए हैं, तो मैं तुरंत अपने विषय को रखता हूँ। देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, वैसे आश्चर्य होना नहीं चाहिए, बात चल रही है और आप मौका नहीं दे रहे। डॉक्टर पात्रा, डिबेट आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है मैं तुरंत खत्म कर देता हूँ। डिबेट आगे खत्म कर देता हूँ। डिबेट आगे बढ़ाइए, दो लोग ही डिबेट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। डॉक्टर पात्रा, मैं समाप्त कर देता हूं क्योंकि बाकी सब लोगों को भी बोलना है। देखिए, मुझे इतना कहना है कि जहां तक वारिस पठान जी का ये कहना था कि वो दिन भी आएगा और जल्दी आएगा, हमारे बच्चे देखेंगे कि इस देश का बागडोर जो है मुसलमानों के हाथ में होगा, ये स्टेटमेंट उचित नहीं है। आपको कहना चाहिए इस देश का बागडोर एक हिंदुस्तानी के हाथ में होगा, एक अच्छे इंसान के हाथ में होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होगा, वो व्यक्ति जो देश को आगे ले जा सकता है उसके हाथ में होगा। कभी हमने कहा है कि वो दिन भी आएगा जब इस देश का बागडोर कभी हिंदू के हाथ में होगा? रोज आप तो बोलते हैं, मैं तो यही करता हूँ, हिंदुस्तानी आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। बीच में नहीं बोल रहा था, हिंदुस्तान में अगर मुसलमान पैदा हुआ होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कि मैंने बोला था अमेरिका से आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं, आपने बहुत बोला था बीच में, आपने बहुत बोला था बीच में। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मुझे भी बीच में बोलने की आदत है आपकी तरह ही। लीजिए, लेकिन आपसे ज्यादा तो आदत है, पत्थरबाजी है भैया। वारिस पठान इस डिबेट की मॉडरेटर मैं हूं सर। पत्थरबाजी की तो आपकी आदत है। गिव मी 10 सेकंड्स प्लीज, गिव मी 10 सेकंड्स प्लीज, गिव मी 10 सेकंड्स। वारिस पठान, लोकतंत्र की दुहाई देना और लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स में यकीन रखना दो अलग बातें होती हैं। लोकतंत्र में वन वे ट्रैफिक नहीं होता है सर, सुनना भी चाहिए।
सुनिए उनकी बात। आपने सवाल पूछा, उसी का जवाब ले ज्ञान दो, उसी का जवाब ले रही हूँ सर। और सुनिए, एक और बात सुनिए सर, वारिस पठान पिछले 45 मिनट से आप सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैनलिस्ट हैं जो इंतजार कर रहे हैं सर। प्लीज डॉक्टर पात्रा। देखिए, ये जो मानसिकता है कि इन्होंने 3 बार कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे बच्चे वो दिन देखेंगे जब हिंदुस्तान का बागडोर एक मुसलमान के हाथ में होगा। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद एक पढ़े लिखे लॉयर है, ये विधायक रह चुके हैं, बिल्कुल कहते कि हिंदुस्तानी के हाथ में होगा, जो विकास करेगा, जो अच्छा करेगा, इसमें क्या बुराई होता है। मगर मुसलमान के हाथ में होगा, ये कह के कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मानसिकता को दर्शाया है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने, और ये लोग तो छोड़िए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, ऐसे व्यक्तियों ने भी शरिया कानून हिंदुस्तान में होना चाहिए इसका प्रपोजिशन रखा है, इस विषय को आगे बढ़ाया है। ये वो लोग हैं जो पूरे विश्व में जाके प्रपोज करते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत सताया जाता है, यहां बहुत हम विक्टिम हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बहुत परिस्थिति खराब है, और यही हिंदुस्तान में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा भविष्य में। अगर इतनी खराब है परिस्थिति मुसलमानों के ऊपर, हम इस प्रकार से कोड़े बरसा रहे हैं, यहां पे डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, तो कैसे मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। हिंदुस्तान अगर इतना खराब स्थान है जहां मुसलमानों को हम सांस भी लेने नहीं दे रहे हैं, तो आप इंशाअल्लाह 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 3 बार आपने कैसे कह दिया कि उसी देश में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएगा। मतलब आप भी मानते हैं ना कि आप फल फूल रहे हैं और केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे लगता है अब बाकी लोगों को डिबेट में आना चाहिए, हम लोगों ने अपने विषय को बहुत रखा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ डॉक्टर पात्रा। एक सेकंड मौलाना एजाज अतर, जो भी डॉक्टर पात्रा ने अतर नईम जी, एजाज अतर साहब को दे दूं मैं मंच, आपको तो एक बार मैंने मंच दिया भी है, प्लीज सर। लेकिन बहुत मौलाना एजाज अतर सर, ठीक है, आप सवाल का सर प्लीज। अगर 6 पैनलिस्ट हैं तो 6 पैनलिस्ट तो एक साथ नहीं बोलेंगे सर। और दूसरी बात, आप लोग आकर जो मॉडरेटर को धमकाना शुरू करते हैं सर, जो सत्ता पक्ष है, जवाब उसे देने हैं। आपको यह भी शिकायत रहती है कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, फिर जब जवाब देते हैं और टाइम देना पड़ता है उन्हें, तब भी शिकायत है सर। दोनों बातें तो नहीं हो सकती, दोनों बातें नहीं हो सकती। और आज मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए भी कहना चाहती हूँ कि अगर सत्ता पक्ष से सवाल है तो जवाब उन्हीं को देना होगा, जवाब उन्हीं को देना होगा सर। ठीक है मौलाना एजाज अतर, मौलाना एजाज अतर, ये विक्टिम नैरेटिव कौन क्रिएट करता है? अभी डॉक्टर पात्रा, अभी इस डिस्कशन में भी देखा, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जाती है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। भाई दूसरी तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दोनों बातें एक साथ कैसे है? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, और ये देश एक संविधान के तहत चल रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान को मानते हैं, और इस बात को कहते हैं कि बेशक हमारे देश को धर्म के आधार पर नहीं, जात पात के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के ऊपर चलना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है उसके आधार पर चलना चाहिए। ये जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कभी अभी इसको नहीं होना चाहिए। और जो इस वक्त जितनी देर से मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूं, ये डिबेट बिल्कुल बेकार की डिबेट हो रही है दोनों के बीच में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता को भी डिसाइड करने दिया कीजिए आप लोग, जिसको चाहेगा भारत की नहीं मौलाना एजाज अतर, कुछ तो जनता भी डिसाइड कर ले इस देश में, सब आप ही डिसाइड कर लेंगे। ये देश की जनता है, ये संविधान है, डेमोक्रेसी है, ये पीपुल की है। जो देश की जनता, देश के नागरिक, भारतवासी जिसको चुनेंगे वही होएगा। हमारे आपके किसी एक के कहने से नहीं होगा। एक वोट आपका भी है, एक वोट मेरा भी है, दोनों का एक एक वोट है, हर आदमी का है। जो इतने देश की जनता, इतने बड़े देश की जनता जिसको चुनती है वही। वारिस पठान, आप दीजिए नहीं जवाब, आप ही से सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल किया इन्होंने मुझसे? इन्होंने कहा ये आप फिजूल की डिबेट कर रहे हैं, ये इनका कहना ये है। हिंदू मुसलमान के इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? इस देश की जनता जिसे चुनना चाहेगी चुनेगी, कह रहे हैं वो। देखिए आदित्य जी, जहां तक मैं समझता हूँ ये होगा या कोई ठीक नहीं होगा। कई संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, भारतीय नागरिक होगा, जो भी भारत का नागरिक। कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरे मौलाना साहब, मैं तो बात कर रहा हूँ संविधान की। संविधान में तो सबको इक्वल इजाजत दिया है, फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी। इतनी देर से बहस हो रही है, इतनी देर से बहस हो रही है। पत्र को उतना मुझे, उतना आपको, उसमें आपको ऐसा बोलो कि बहस अलग जा रही है। जो आपको बहस में बैठना नहीं बैठना तो अदिति जी डिसाइड करेगी। मेरे से आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मौलाना साहब आराम से, रोजे को टाइम है, 1.5 घंटा बाकी है, बोलिए, सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा आपको।
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देश है, यहाँ के ऊपर जिसको जनता चुनेगी वही तो बनेगा ना। मैं उसको बड़े मुखालिफ उसका नहीं हूँ कि कौन बने कौन ना बने। मुसलमान को तो आपको तकलीफ हो रहा है क्या? बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर देश की जनता प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बना सकती है मुसलमान को, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे देश की जनता वो नफरत ना फैलाई जाए देश के अंदर। कौन फैला रहा है? देश के अंदर नफरत वही तो फैला रही है, हम तो लड़ रहे हैं। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ मौलाना, वारिस पठान साहब, सुनिए मैं यही बोल रहा हूँ, चाहे संबित पात्रा हो, एक के आप नुमाइंदे प्रवक्ता, एक पार्टी के वो नुमाइंदा है, लेकिन दोनों का काम यह है कि देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए ऐसी बात कीजिए कि देश में मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, दीवारें खड़ी हो। आज एक नफरत की आप दीवार खड़ी कीजिए, वही नफरत की दीवार आपको भी परेशान कर सकती है। ठीक है राजीव तुली, ये नफरत की दीवार कौन खड़ी कर रहा है? मैं वारिस पठान वापस आपको फ्लो दूंगी और डॉक्टर पात्रा को भी दूंगी। कोई बात करी नहीं करी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से राजीव तुली, नफरत की दीवार कौन खड़ी कर रहा है? भाई सेक्युलर पार्टियां खामोश बैठी है, क्यों नफरत का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा मोहब्बत से? क्यों सेक्युलर पार्टियां मुंह में दही जमा के बैठी है खामोश? क्योंकि इनको इनके हिंदू वोट। वारिस पठान, मैं राजीव तुली से सवाल कर रही हूँ सर। अदिति जी 50 मिनट हो गए। वारिस पठान जी को कहिए, वो भी रमजान के महीने में रोजे से होंगे। 1.5 घंटा अगर मौलाना के लिए बाकी है तो 1.5 घंटा उनके लिए भी बाकी है। वो अभी 1.5 घंटा और उनको चलाना है, तो थोड़ी सी ताकत बचा कर रखें। देखिए 50 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए और आपने अब मौका दिया है। मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी यदि, और इतना सब कुछ होने के बावजूद, जहां देश के एक प्रधानमंत्री ने ये तक कहा हो कि देश के जो संसाधन है उस पर पहला जो अधिकार है वो माइनॉरिटीज का है, उसके बाद भी यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक फिरके की लीडरशिप ये कहती है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये एक विक्टिम कार्ड, जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं जनरली ये शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, जो मुस्लिम लीडरशिप, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है, आज जो आम मुसलमान है वो शायद इनको लीडर भी मानता है कि नहीं मानता है पता नहीं, मगर जो मुस्लिम लीडरशिप, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है, वो तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल करके खड़ी हो जाती है। हमारे साथ देखिए ऐसा हो गया, हमारे साथ देखिए ऐसा हो गया। ये पिछले 8 साल में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए आई है, और उसमें से मैक्सिमम शेयर जो है वो मुस्लिम समाज के पास गया है, उसके बाद भी यदि ये कहा जाता है कि हमारी देश में सुनवाई नहीं होती, हमारे बारे में सुना नहीं, तो ये एक जबरदस्ती, एक आम नागरिक जो एक अमन चैन से रहना चाहते हैं, उनके बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी करने का प्रयास होता है। ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, माने कोई काम यदि बीजेपी ने कर दिया तो वो ठीक होते हुए भी उसको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। कोई काम यदि किसी और राजनीतिक दल में हुआ तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद हम अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरा हमने डिबेट शुरू की थी नाम बदलने से, कि ये नाम बदलने क्यों जरूरी है या क्यों हो रहा है। देखिए इसमें कोई दो राय है क्या कि बाबर मंगोल था, वो बाहर से आया और उसने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ के राजाओं को पदाक्रांत करके और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और उसके बाद से नाम बदलने शुरू हुए। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो बहुत सारे संस्थानों के नाम, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल था उसका नाम बदला गया, किसी ने विरोध नहीं किया। विलिंगडन हॉस्पिटल था उसका नाम बदला गया, किसी ने विरोध नहीं किया। इसी प्रकार बहुत सारी सड़कें थी जिनका नाम बदले गए, बहुत सारे बुत लगे हुए थे जिनके जो वहां से हटा करके जो है वो यहाँ बुराड़ी के पास रखे गए, किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है राजीव जी, लेकिन फिर सियासी टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है ना सर, सियासी टाइमिंग को लेकर बाबर रोड, झांझा रोड के नाम बदलने की बात आती है तो ही इस पर विरोध क्यों होता है? और जब लिस्ट में समाज है वो अपने आप को लिस्ट में जब हुमायूंपुर, हौज खास, शेख सराय, फतेहपुर बेरी, सदेला बेगमपुर, जमरूदपुर, मसूदपुर, यूसुफ सराय, हुमायूंपुर, ऐसे नाम आते तो फिर सवाल उठता है। नईम और उसके बाद रीना गुप्ता।
क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर पात्रा का प्लीज जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी, आपने मौका तो दिया अंत में। डॉक्टर संबित पात्रा जी ने जो बात कही थी, दो बातें उनकी जरूर मुझे याद है, मैं कहूंगा। उन्होंने कहा था कांग्रेस में वैसे सबसे पहले मौका मैंने आप ही को दिया था। अरे दिया था, लेकिन कितना। हाँ सर, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट यू फैक्चुअली। आ जाइए मुद्दे पर। क्या लेने दीजिए, 1 मिनट में क्या डालूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा जी को याद रखना चाहिए कि हम अभी भी 5 दर्जन सांसद हैं लोकसभा में। आप बहुत बरस तक 2 रहे, इसलिए घमंड अहंकार की बात न करिए। जनता है, जनता ने आपको यहाँ से पहुंचाया है, जनता ही वापस दिलाती है। दूसरी बात, आपने एक बात और कही थी कि कांग्रेस ने दंगे भड़काए, कांग्रेस ने ये तुष्टीकरण किया, कांग्रेस ने वो गलत किया। तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जी के नाम को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितना उनका देश के लिए सेवा का लंबा कार्यकाल है, उसका 1% भी आपके दल में है किसी का? आप कहाँ थे? इसलिए उनसे तुलना आप नहीं कर सकते। नाम बदलने की आप राजनीति केवल इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई कृत्रिम है, आपने बढ़ाई है। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के पेट्रोल डीजल यहाँ तक किया है, गैस का दाम बढ़ाया है, हर चीज का दाम बढ़ गया है। आप उससे हटाकर ध्यान चाहते हैं एमसीडी का चुनाव आपको मिल जाए। एमसीडी में आपने काम नहीं किया, थोड़ा काम किया कीजिए, वरना आप जीत गए होते जहाँ चुनाव लड़ने गए थे आप। डॉक्टर पात्रा आपका जवाब, उसके बाद रीना जी। डॉक्टर पात्रा आपका जवाब, उसके बाद रीना जी प्लीज। इन्होंने कहा, अभी बहुत जोर से कहा कि इनके 5 दर्जन सांसद हैं। बहुत मुबारक हो, आपके 5 दर्जन सांसद हैं। आगे क्या होने वाला है तो प्रशांत किशोर खुद ही बता रहे हैं। सर मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, आपके पास 5 दर्जन सांसद है, इतनी अच्छी। नहीं भाई साहब, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, बधाई तो ले लीजिए भाई साहब। आप बड़े हैं, पिता की उम्र के हैं, मैं चिल्ला भी नहीं सकता हूँ। मैं बधाई दे रहा हूँ, 5 दर्जन है। भगवान करे अगली बार 1 दर्जन रहेगा कि नहीं, वो चिंता का विषय है। खैर देखते हैं प्रशांत किशोर जी क्या आगे कहेंगे। दूसरा, मैं तो भूल गया था, वो मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे भी सड़क है यूपी में। आप 5 दर्जन सर चिंता मत करिए, अपनी चिंता कर सर चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। सुनिए सर, आप नीचे आ रहे हैं, जनता आपको पहचान। सर सुन तो लीजिए, जवाब तो लीजिए सर। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में हार गए हैं, आप जीते हैं बाबूजी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, आपकी मुख्यमंत्री बनी है प्रियंका। नहीं आपको, अरे बाबूजी गुस्सा मत होइए, मैं बधाई दे रहा हूँ आपको, बधाई तो ले लीजिए। हम उत्तर प्रदेश में कम हो गए हैं, हमारी संख्याएं बहुत कम हो गई है। आप लोकतंत्र में आज अगर हैं, वो आईना देख लिया, आईना बाबूजी, आईना दे। अरे गुस्सा, अरे अहंकार, मैं गुस्सा होकर बोल रहा हूँ क्या बाबूजी? आप शांति से सुन तो लीजिए बाबूजी। मैं बोल रहा हूँ, चलिए उत्तर प्रदेश में हमने बहुत खराब किया है, बाकी राज्यों में भी हमने खराब किया है, और पार्लियामेंट में आपकी बहुत संख्या है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। इसके ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर आपने अभी एक बात अच्छी याद दिलाई, मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे भी मार गए, ये तो मैं भूल गया था। मैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी यही सब सोच रहा था। अरे ये तो पीछे, घर के पीछे ठीक मोतीलाल नेहरू जी का भी, ठीक बोला आपने। बताइए, मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे भी छोड़ा नहीं है इन्होंने, और हमको बोल रहे थे मोतीलाल नेहरू जैसा एक है तुम्हारे पास। मतलब पूरे खानदान के नाम पे हर जगह सड़क कर रखी है। और लास्ट पे आप देखिए, महंगाई बढ़ गई, आपको लग रहा है देश की हालत बहुत खराब है। बाबूजी सुनिए, हम तो कुछ नहीं है, आप सुनिए बाबूजी। अगर देश की हालत इतनी खराब है, सुनिए ना बाबूजी, अगर देश की हालत इतनी खराब है, आप लोग सड़क पे उतर करके आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? वो भी हमको करना पड़ेगा। एक सेकंड, अब आप दोनों को मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, दोनों को यहाँ रोकना पड़ेगा। रीना जी, ये नाम बदलने की सियासत पर सर प्लीज, रीना जी, सर मैं रीना जी से बात कर रही हूँ, प्लीज। रीना जी, नाम बदलने की जो सियासत है मैम, ये जो SOSC हैं, उन्हें भी तो रीनेम किया गया बाबा साहेब के नाम पर, आपकी सरकार ने किया ना मैम। देखिए अदिति जी, अभी आपने देखा कि हमारे डॉक्टर पात्रा जो हैं, हर समय इतिहास की बात कर रहे हैं। बाबर, औरंगजेब, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। सर इतिहास की बात करना बंद करिए, प्रेजेंट की बात करिए। इस समय जो देश में बुरी हालत है, हाहाकार मचा है, इस तरह से हम देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे?
जो विश्व गुरु बनाने का सपना आप लेके आए थे, आत्मनिर्भर भारत का सपना आप लेके आए थे, 100 करोड़ नौकरी आने वाली थी, वो आज की हालत ये है कि 45 साल में इस समय बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी में। और आप क्या इस देश के युवा को सपना दिखा रहे हैं कि आप गुंडई करो, बवालीगिरी करो और फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आपको फूल माला अर्पण करके आपका स्वागत सरकार किया जाएगा। मैम, अभी तक आपने मुझे ये नहीं बताया जो मेरा आपसे सवाल था, जैसे मैंने डॉक्टर पात्रा से पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक धर्म विशेष के साथ ये नाम जुड़े दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको, उनकी पार्टी कह रही है कि प्रपोजल आपको भेजा गया, कई महीनों तक उस प्रपोजल पर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। दूसरा, रीनेम आपने भी किया है, ऐसा थोड़ी है कि नाम वही बदल रहे हैं। रीनेम कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, नाम तो बदलते आप सभी आए हैं। जिसे जिसे मौका मिला उसने नाम बदल दिया है। उस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूं रीना जी। जी अदिति जी, नाम के साथ काम भी होना चाहिए ना। आप देखिए जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये दिल्ली में नहीं, ये वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय स्कूल हैं। और जो बाबा साहब अंबेडकर का ये सपना था कि इस देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उनका ये प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में 1500 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। पिछले 7 साल में किसी प्रकार का कोई भी नया स्कूल आपने नहीं खोला है, कॉलेज नहीं खोला है। 12 कॉलेजेस में आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं टीचर्स की। दिल्ली के 12 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार चलाती है, सड़क पर बसें जल रही है। कल दिल्ली में पानी की किल्लत के कारण से एक हत्या हो गई और उसके पति का हाथ काट दिया। ये स्थिति बना दी आप लोगों ने। दिल्ली की सड़क पे जो 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कार चलती थी, आज 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कार चलती है। आप किस विकास की बात कर रही है? आपने 50% बच्चे 9वीं में फेल कर दिए, उसमें से जो बच्चे 10वीं में गए 50% वहां फेल कर दिए, उसमें से जो 11वीं में गए 50% वहां फेल कर दिए, उसमें से जो 12वीं में गए उसमें से भी जो बच्चे 4 बच्चों 5 बच्चे 6 बच्चे जो IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में राजीव जी उनका जवाब ले लीजिए। राजीव जी उनका जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। रीना जी की आवाज। दिल्ली में आप 6 महीने पहले भी राजीव जी बोलिए मैडम, बोलिए। देखिए दिल्ली के स्कूल जितने वर्ल्ड क्लास हैं उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इस पे तो हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। UN ने इसके बारे में चर्चा की है। जब प्रधानमंत्री ट्रंप की बीवी इंडिया आई थी तो वो दिल्ली के स्कूल देखने गई थी, वो गुजरात के स्कूल देखने नहीं गई थी। तो दिल्ली के स्कूल जो वर्ल्ड क्लास है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये देश के विदेश के सारे विशेषज्ञ ये बात बोल चुके हैं कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है। लेकिन आपने मैं बोलना चाहूंगी अदिति जी, आखिरी पॉइंट जी मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये टूल किट है कि इधर उधर की कोई नया विवाद शुरू कर दिया जाए। उससे क्या होता है, पूरा डिस्कशन उसी विवाद पे केंद्रित हो जाता है। अब आज पूरे देश में बिजली का जवाब ले लीजिए। वो बार जवाब देना चाह रहे हैं आपको, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा। राष्ट्रीय चैनल पर डॉक्टर पात्रा कैसे दे सकते? डॉक्टर पात्रा। अदिति जी, मैंने सुना अभी आम आदमी पार्टी की हमारी बहन ने बिल्कुल सही बोला। दिल्ली के स्कूल इतने वर्ल्ड क्लास है कि हजारों लाखों किताब, ये जितने किताब पीछे है ना, ये सारे दिल्ली के स्कूल के ऊपर ही है, ये सारे। और ट्रंप के, बाइडेन के, बोरिस जॉनसन सबके बच्चे दिल्ली के स्कूल में ही पढ़ते हैं। वो सब यही पढ़ते हैं। केशवपुरम में ट्रंप का बेटा पढ़ रहा है। ये सब ठीक बोल रही है, सब यही पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड क्लास झूठ बोलना कैसे होता है, ये आपको सीखना है तो आम आदमी पार्टी से सीखिए। वर्ल्ड क्लास झूठ मतलब करना धरना कुछ नहीं, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना। ये एक मोहल्ला क्लिनिक खोल के हो हल्ला बचाया कि UN में भी बताया मोहल्ला, मतलब यूनाइटेड नेशन में और कुछ नहीं हो रहा है। खाली केजरीवाल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे जिस तरह से हमारी बहन ने रखा, ऐसा लगा जैसे यूनाइटेड नेशन में सुबह से शाम तक केवल। अरे मैं तो बधाई दे रहा हूं आपको, बधाई।
बधाई। अरे भगवंत मान भी कल यही बोल रहे थे, ऑड डेज में भगवंत मान जी दिल्ली आएंगे और दिल्ली के मॉडल के बारे में बोलेंगे, और इवन डेज में अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे और पंजाब के मॉडल के बारे में बोलेंगे। ये आपने अच्छा, बहुत अच्छा शुरू किया है काम। और देखिए ये आपने सही कहा, सारे जो नहीं, अरे मैंने तो बोला ट्रंप के बेटा का बेटा केशवपुरम के स्कूल में ही पढ़ता है, मैंने अभी पता लगाया। मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना गुप्ता जी, अतर नईम, राजीव तुली और डॉक्टर संबित पात्रा हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और हमने आपसे सवाल पूछा था क्या मुस्लिम इलाकों के नाम बदलना एक सियासी स्टंट है। हमें जो रिस्पांस मिला वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर 98% लोगों ने कहा, 98% लोगों ने कहा कि ये सियासी स्टंट नहीं है। सिर्फ 2% को लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जनता जनार्दन, हमें जो रिस्पांस मिले वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 98% लोगों को लग रहा है इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.